सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से आप सुन रहे हैं मंगलवार 30 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 5,72,592 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 2,17,105 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 3,38,443 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 16,984 हो गया है। जिन राज्यों में मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है उनमें महाराष्ट्र में 1,69,883 में से 73,298 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद कल तक इस सूची में दिल्ली दूसरे नंबर पर चल रहा था, लेकिन तमिलनाडु में स्थिति तेजी से बेकाबू होती दिख रही है। इस सूची में तमिलनाडु अब दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां अब तक कोरोना के कुल 90,167 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 38,892 एक्टिव मरीज हैं। तीसरे नंबर पर दिल्ली चला गया है, जहां राज्य में 85,161 मामलों में से 26,246 एक्टिव मरीज हैं। गुजरात में 32,023 में से 6,947 एक्टिव, उत्तर प्रदेश में 22,828 में से 6,650 एक्टिव, पश्चिम बंगाल में 17,907 मामलों में से 5,535 एक्टिव और राजस्थान में 17,754 में से 3,397 एक्टिव मरीज हैं। तेलंगाना में 15,394 मामलों में से 9,559 एक्टिव, आंध्र प्रदेश में कुल 14,595 मामलों में से 7,897 एक्टिव, हरियाणा में 14,317 मामलों में से 4,561 एक्टिव, कर्नाटक में 14,295 मामलों में से 6,380 एक्टिव और मध्य प्रदेश में 13,370 मामलों में से 2,607 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद बिहार में 9,745 संक्रमित मामलों में से 2,133 एक्टिव, आसाम में 7,836 में से 7,836 अभी तक मामले सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 7,237 मामलों में से 2,557 एक्टिव, उड़ीसा में 7,065 में से 1,844 एक्टिव और पंजाब में सामने आए 5,418 मामलों में से 1,516 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत का प्रमुख हथियार तैयार हो गया है। देश की अग्रणी वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने घोषणा करके बताया है कि उसने सफलतापूर्वक कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। इसे कोवैक्सीन नाम दिया गया है। जुलाई से ही इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल आरंभ हो जाएगा, जिसके पहले और दूसरे फेज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दे दी है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के साथ मिलकर उसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को सफलतापूर्वक विकसित किया है। कंपनी ने कहा कि जुलाई महीने से इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल आरंभ हो जाएगा। कंपनी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे स्थित NIV में अलग किया गया और उसे भारत बायोटेक को हस्तांतरित किया गया। घरेलू इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को हैदराबाद के जीनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक के BSL-3 बायोसेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में विकसित किया गया है और बनाया गया है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल जल्दी ही पूरे भारत में आरंभ होने वाले हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल आरंभ करने की अनुमति दे दी है। इसके पहले कंपनी ने प्री क्लिनिकल स्टडीज से प्राप्त परिणाम सौंपे थे। आइए आपको बताते हैं कि क्या होता है वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन के उत्पादन से पहले कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वैक्सीन का लैब में टेस्ट किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है जानवरों पर टेस्ट का। यहाँ तक सफल और सुरक्षित पाए जाने के बाद वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल यानी कि इंसानों पर परीक्षण किया जाता है। ह्यूमन ट्रायल में भी 3 चरण होते हैं। किसी भी दवा या वैक्सीन के भी 3 चरण होते हैं। सबसे पहले टेस्टिंग में कुछ लोगों को शामिल किया जाता है। इसके बाद अगले चरण में लोगों की संख्या अधिक होती है। इसमें कंट्रोल ग्रुप्स के जरिए ये देखा जाता है कि वैक्सीन सेफ है या नहीं।
तीसरे और अंतिम फेज में पता लगाया जाता है कि वैक्सीन की कितनी खुराक वायरस से बचाने में असरदार होगी। भारत सरकार ने कोरोना अनलॉक 2 के लिए आज गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोह पर लगा रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गाइडलाइन के अनुसार देश भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। सरकार ने अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी है, जबकि कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार अनलॉक 2 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अलावा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। नई गाइडलाइंस में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर सकते हैं, जहां नए मामले आने की संभावना है। बफर जोन के भीतर प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाता है, जो जिलाधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में कोरोना की स्थिति के हिसाब से दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन एक समय में 5 से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा सभी को शारीरिक दूरी जरूरी रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में थोड़ी नाराजगी जाहिर की है। वह कुछ देशवासियों के लापरवाही भरे रवैये से आहत नजर आए। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि अनलॉक 1 होने के बाद से लापरवाही जरा बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए अब हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। पीएम ने कंटेनमेंट जोन में बहुत ज्यादा ध्यान देने की अपील की। पीएम श्री मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्चे भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिरी तक कर दिया जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। पीएम श्री मोदी ने कहा कि पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने गंभीरता से नियमों का पालन किया। अब अनलॉक 2 के दौरान सरकारों, स्थानीय निकाय और देश के नागरिकों को उसी तरह की सतर्कता दिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा जो भी लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। पीएम श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक देश के पीएम पर 13,000 रुपए का जुर्माना सिर्फ इसलिए लग गया क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ा था और सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क पहने पहुंच गए थे। उन्होंने कहा भारत में भी प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का पीएम, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। समाचारों के बीच में हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। कोरोना काल में छठी बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि मुफ्त अनाज देने की योजना अब अगले 5 महीनों तक जारी रहेगी। पीएम ने कहा कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, जरूरतें और खर्चे बढ़ेंगे। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली योजना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा भाइयों बहनों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में चीन के साथ गतिरोध का उल्लेख नहीं होने की ओर इशारा करते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री पर शायरी के माध्यम से निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पीएम श्री मोदी के संबोधन से पहले कांग्रेस नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि वह भारतीय क्षेत्र में बैठे चीन के सैनिकों को कब और कैसे बाहर निकालेंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से यह आग्रह भी किया था कि कोरोना संकट के कारण परेशानी का सामना कर रहे गरीबों, मध्यम वर्ग और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए न्यूनतम आय गारंटी योजना की तर्ज पर 6 महीने के लिए कोई योजना आरंभ करें। राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि पूरा देश जानता है कि चीन ने भारत की पवित्र जमीन छीनी हुई है। हम सभी जानते हैं कि चीन लद्दाख में 4 जगह बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी देश को बताएं कि आप चीन की फौज को कब और कैसे बाहर निकालेंगे। राष्ट्रपति भवन परिसर में बंदरों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ जाने के बाद उनमें से एक बंदर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कर्मचारियों ने बचा लिया। गैर लाभकारी वाइल्ड लाइफ SOS के अधिकारी ने बताया कि परिसर में बंदरों के बीच भीषण लड़ाई पर रखरखाव कर्मचारियों का ध्यान गया और वे छत पर गए, जिसके बाद उन्होंने बंदरों को भगाया। बाद में उन्होंने रविवार शाम को पानी के टैंक में एक बंदर को अर्धमूर्छित अवस्था में पाया। राष्ट्रपति भवन के कर्मियों ने तत्काल वाइल्ड लाइफ SOS से संपर्क किया। जब तक इस NGO को 2 सदस्यीय टीम वहां पहुंची, तब तक उन्होंने घायल बंदर पर नजर रखी। NGO के उपनिदेशक स्पेशल प्रोजेक्ट्स वसीम अकरम ने कहा, बंदर के अगले और पिछले पैरों में गंभीर जख्म है और उसका इलाज चल रहा है। भारतीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वर पर बड़ा साइबर हमला किया गया है। रविवार को हुए इस हमले में NHAI के सर्वर, ईमेल और फोन को निशाना बनाया गया। इस हमले के कारण अथॉरिटी के कंप्यूटर और फोन करीब 24 घंटे बंद रहे। सरकार इस हमले में शामिल लोगों का पता कर रही है। कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसी ने कहा था कि भारत में बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि साइबर हमले में NHAI के डेटा और सूचना को भी चुराने की कोशिश की गई हो सकती है। यह वायरस अटैक किसने किया और इससे क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। NHAI के कई अधिकारियों ने कहा कि सिस्टम सोमवार शाम तक डाउन था। अथॉरिटी ने इस बारे में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को सूचना भी दे दी थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई स्थित ताजमहल पैलेस और टावर होटल में पाकिस्तान से धमकी भरे फोन कॉल आए हैं। इसके बाद से पुलिस ने दोनों होटल की सुरक्षा बढ़ा दी है। कॉल करने वालों ने खुद को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सदस्य बताया। कल ही कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादियों ने हमला किया था। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि होटल के अधिकारियों को धमकी भरे कॉल मिले हैं। इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर शामिल स्थलों में कोलाबा इलाके में स्थित ऐतिहासिक ताज होटल भी था। उक्त अधिकारी ने बताया कि सोमवार को कराची एक्सचेंज पर हुए हमले के बाद मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है और आतंकवाद रोधी उपायों को पुख्ता करते हुए होटल तथा अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इन खबरों की पुष्टि नहीं की है कि पाकिस्तान से एक व्यक्ति ने फोन कर इस आलीशान होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस अलर्ट पर है और ताज होटल इलाके में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने भारत चीन सीमा विवाद के बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए सोमवार यानी 29 जून को 59 चाइनीज ऐप्स को देश की संप्रभुता, एकता और रक्षा के लिए खतरा बताते हुए इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैन लगने के बाद अब टिकटॉक कंपनी की तरफ से टिकटॉक इंडिया हेड निखिल गांधी ने सफाई दी है। उनका बयान टिकटॉक इंडिया के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है। निखिल गांधी ने कहा कि 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का भारत सरकार ने अंतरिम आदेश जारी किया। टिकटॉक का नाम भी इस सूची में शामिल है और हम सरकार के आदेश का पालन करने की प्रक्रिया में हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार के संबंधित विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण और जवाब देने के लिए बुलाया गया है। टिकटॉक इंडिया की हेड का यह भी कहना है कि कंपनी यूजर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम यूजर की इंटीग्रिटी और प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखते हैं। कंपनी ने यूजर का डेटा चीन या फिर अन्य किसी भी देश के साथ साझा नहीं किया है। टिकटॉक 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। लाखों करोड़ों यूजर जिनमें स्टोरी टेलर, आर्टिस्ट आदि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इस पर निर्भर है। इतना ही नहीं, इनमें से कई ऐसे यूजर भी हैं जो पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से मंगलवार 30 जून का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 1 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।